नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएसटीवी न्यूज और अंदर की बात के साथ मैं हूं ध्वनि। अहमदाबाद सहित गुजरात के कुछ जिलों में आज दोपहर लोगों के मोबाइल फोन में आपातकालीन सायरन बजने लगा। इस बात का क्या है मतलब, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। अहमदाबाद समेत गुजरात के कुछ जिलों में दोपहर लोगों के मोबाइल फोन में आपातकालीन सायरन बजने लगा। इस सायरन को सुनकर कई लोग हैरान रह गए। इतने सारे लोग डर गए कि अचानक हमारे फोन के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं क्या है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, कैसे और कब लोगों को करेगी अलर्ट। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक परिष्कृत तकनीक है जो हमें एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सभी मोबाइल उपकरणों पर आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण और समय संवेदनशील संदेश भेजने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण आपातकालीन जानकारी समय पर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। इसका उपयोग सरकारी एजेंसियों और आपातकालीन सेवाओं द्वारा जनता को संभावित खतरों के बारे में सूचित करने और गंभीर परिस्थितियों के दौरान उन्हें सूचित रखने के लिए किया जाता है। सेल प्रसारण का उपयोग आमतौर पर आपातकालीन अलर्ट देने के लिए किया जाता है, जैसे कि गंभीर मौसम की चेतावनी, उदाहरण के तौर पर सुनामी, बाढ़, भूकंप, सार्वजनिक सुरक्षा संदेश, क्षेत्र खाली करने के निर्देश और इस तरह के साझा की जाने वाली अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए भविष्य में ये संदेश सरकार द्वारा मोबाइल पर दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। इसके भीतर कई ऐसे परिवार हैं जहां से तीन लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जिताऊ उम्मीदवार का हवाला देकर ये सभी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस कैसे लागू करेगी उदयपुर डिक्लेरेशन? एक परिवार से तीन दावेदार, टिकट न दे तो हार का खतरा। देखते हैं पूरी बात, रिपोर्ट अंदर की बात में। क्या कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस उदयपुर डिक्लेरेशन को पूरी तरह लागू कर पाएगी? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे परिवार हैं जहां से तीन लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। 2022 में यूपी, पंजाब समेत 5 राज्य में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में नवचिंतन संकल्प शिविर का आयोजन किया। चिंतन करने के बाद कांग्रेस ने 17 पन्नों का एक घोषणा पत्र जारी किया। इस पार्टी ने उदयपुर डिक्लेरेशन का नाम दिया। उदयपुर डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने राजनीतिक और सांगठनिक फेरबदल के बारे में जानकारी दी। पार्टी ने कहा कि संगठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के नेताओं को दी जाएगी। इसके अलावा 1 पोस्ट 1 पर्सन का फॉर्मूला भी लागू किया। एक परिवार एक टिकट ही नहीं, कांग्रेस कई और मोर्चे पर भी अब तक उदयपुर डिक्लेरेशन लागू करने में फेल रही है। कांग्रेस ने पार्टी के डिसीजन मेकिंग में 50 साल से कम उम्र के युवाओं को 50% भागीदारी देने की घोषणा की थी, लेकिन कांग्रेस भी इसे लागू करने में अब तक विफल साबित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा कि क्या गरीबी की कोई जाति होती है? सर्जिकल स्ट्राइक पर अनुराग ठाकुर ने क्या साधा कांग्रेस पर निशाना, आइए हम आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने गृह लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज का भारत नया भारत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछा कि क्या 26/11 के हमले की तरह सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती। उन्होंने कहा कि आज भारत हर बात का माकूल जवाब देता है। चीन को भी भारतीय सेना ने डोकलाम में करारा जवाब दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहिए कि उनके नेता बंद कमरे में चीन के अधिकारियों के साथ क्या कर रहे थे। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन का धन क्यों आया और कहां इस्तेमाल हुआ। उन्होंने कहा कि आज इन सब बातों का जवाब देश जानना चाहता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी को हुआ। उन्होंने कहा कि आज देश में गरीब कल्याण के लिए काम हो रहा है और कांग्रेस गरीबों को गरीबी में धकेलने की कोशिश में लगा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर में आयोजित मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट जीएसटीवी। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से हो चुकी है और दूसरी देवी मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। क्या है मां ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजन का महत्व, आइए देखते हैं रिपोर्ट में।
नवरात्रि के दूसरे दिन अधिष्ठात्री देवी ब्रह्मचारिणी का दिन है। देवी का स्वरूप अति रमणीय और भव्य है। नवदुर्गा ग्रंथ के अनुसार यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तप, अर्थात ये तप करने वाली देवी है। नारद जी के कहने पर इन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी। तपोमय आचरण करने के फलस्वरूप इनका नाम हो गया ब्रह्मचारिणी। माता के एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में जप करने के हेतु माला है। माता का यह तपोमय रूप सबको अनेक फल देने वाला है। इनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन में सद्गुणों की वृद्धि है। वह माँ के आशीर्वाद से कर्तव्य पथ से कभी हटता नहीं। वह प्रत्येक काम में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन तपस्वी का मन स्वाधिष्ठान में स्थित होता है। शास्त्रों के तहत जब सती ने पुनर्जन्म लिया तब वे हिमालय राज की पुत्री के रूप में आई। नारद जी ने कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घनघोर तपस्या की, इसलिए ये तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्यूरो रिपोर्ट जी। वर्ल्ड कंटेस्टेंट शेरिका डी अरमास का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। उनके निधन की खबर से फैंस और तमाम सेलेब्स सदमे में है। कैसे हुई मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट की मौत, आइए जानते हैं। पूर्व मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट शेरिका डी अरमास का निधन हो गया है। उन्होंने साल 2015 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में उर्वे को रिप्रेजेंट किया था। रिपोर्ट के मुताबिक शेरिका डी अरमास सर्वाइकल कैंसर से जंग हार गई और 26 साल की उम्र में 13 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। 26 साल की शेरिका डी अरमास साल 2015 में चीन में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में टॉप 30 में नहीं थी। हालांकि वह कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा करने वाली केवल 18 साल की लड़कियों में से एक थी। उस समय नेट उर्वे के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं हमेशा एक मॉडल बनना चाहती थी, चाहे वह एक ब्यूटी मॉडल हो, एक एड मॉडल हो या एक कैटवॉक मॉडल हो। मुझे फैशन से जुड़ी हर चीज पसंद है और मुझे लगता है कि ब्यूटी पेजेंट के भीतर किसी भी लड़की का सपना मिस यूनिवर्स में भाग लेने का अवसर प्राप्त करना है। उन्होंने अपनी मेकअप लाइन भी लॉन्च की थी और शेडे अरमास स्टूडियो के नाम से हेयर और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती थी। मॉडल ने अपना समय पेरिस सेरेमनी फाउंडेशन को भी डेडिकेट किया था, जो कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज करता था। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV। ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी पूरे 75 साल की हो गई है। जब दुबलेपन की वजह हेमा मालिनी को किया जाता था रिजेक्ट, फिर ड्रीम गर्ल ने बॉलीवुड में ऐसे बनाई अपनी पहचान। आइए जानते हैं पूरी बात बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपना 75वां जन्मदिन मनाया। हेमा हिंदी सिनेमा की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी खूबसूरती के लाखों लोग दीवाने हैं। एक्ट्रेस ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 के तमिलनाडु में अम्मानकुडी में हुआ था। एक्ट्रेस का असली नाम हेमा मालिनी चक्रवर्ती था। हेमा आज बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल जरूर है, लेकिन हेमा का सफर बिल्कुल ही आसान नहीं था। उन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। उस समय हेमा काफी दुबली पतली हुआ करती थी। इसी वजह से जब भी वे फिल्मों के ऑडिशन के लिए जाती थी तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। शुरुआती दिनों में तो हेमा को छोटे छोटे रोल ही करने को मिलते थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें राज कपूर के साथ फिल्म सपनों के सौदागर में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस की पूरी लाइफ पूरी तरह बदल गई। उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया और फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। इसके बाद हेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्यूरो रिपोर्ट GSTV।